तार साहब, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी साहब का जो वापस आना इज मस्ट फॉर इंडियाज ग्रोथ? क्या अगर नरेंद्र मोदी वापस आते हैं तो ही इंडिया की ग्रोथ है? क्या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ये सोच चुकी है या प्लान कर चुकी है तार साहब कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आती तो भारत की जो तरक्की है उसका पहिया रुक सकता है? जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती है तारड़ साहब, जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, अब 10 साल वो रहे, 10 साल में उन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की, 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, एंड दैट वाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं। क्या नरेंद्र मोदी का आना ही भारत की तरक्की है? आप तो हो के आए हैं, इस पर जरा थोड़ा कमेंट करें प्लीज। शिमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की जो है इस वक्त, उसको स्पीड अप करना, इसके बुनियाद तो 1991 में इसमें नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह साहब ने रखी थी, उसके बाद वाजपेयी साहब ने, और कंटिन्यूटी आई है। आज की भारत की तरक्की का मैं क्रेडिट बिल्कुल मोदी साहब को दूंगा। उनके उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं थी। और दूसरा, अगर भारत उससे पहले कोलिशन गवर्नमेंट्स होती थी, और दूसरा चीमा साहब मैं कहूंगा, जहां भी कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है दुनिया की किसी जगह पे, वहां तरक्की नहीं होती। वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस की मिसाल देता हूँ। टूटी फूटी इस वक्त शख्सियत हासिल है रिपब्लिकन पार्टी को हाउस के अंदर, कांग्रेस में, सेनेट के अंदर उनके पास नहीं है। कुछ भी नहीं कर रहे, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। एक भी तरक्याती काम नहीं हो सका। बहस बराए बहस, पार्टी लॉयल्टी के ऊपर जाके सारा दिन लड़ते रहते हैं। सफर कौन करता है? मुल्क सफर करता है, कंट्री सफर करता है, वोटर सफर करते हैं, जनरल मैसेज सफर करते हैं। मेरे ख्याल में ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने वहां माइंड बना लिया है, पूरे भारत ने माइंड बना लिया कि मोदी इज कमिंग बैक और दे विल कीप ग्रोइंग द वे दे आर ग्रोइंग। इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत की तरक्की जो है वो इट इज कंटीजेंट ऑन मोदी साहब। बल्कि इस वक्त मैं कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं। इसके बाद जो दूसरे रिप्यूटेबल जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। लोग कई ऐसी बातें करते हैं कि ही मे बी द सक्सेसर ऑफ मोदी साहब, और उनकी भी परफॉर्मेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं इस दफा देख कर आया हूं कि यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे और उनकी भी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ही इज डेडिकेटेड पर्सन। मैं इस दफा जब भारत गया तो कई लोगों के साथ डिस्कस किया। हम बार बार, मैं कई दफा कहता हूं तालीम तालीम तालीम, लेकिन कई चीजों के लिए तालीम नहीं, परफॉर्मेंस, डेडिकेशन, पैट्रियटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दैट इज व्हाट इज गिवन बाय मोदी टू द नेशन। और वो दूसरी चीज जो जिस बंदे में देख रहा हूं, वो मैं योगी साहब, यूपी वाले, उनके पीछे भी लोग हैं। और अल्टीमेटली जब भी आप बात करते हैं तो आप ये सोचना, कई लोग जो है पाकिस्तान में बैठ के इस चीज को भूल जाते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज। सो वो अगर इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए अच्छा है। आपको नहीं पसंद तो आपको ना, क्या फर्क पड़ता है आपका, आपकी ओपिनियन का। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहता हूँ आपको भी कुछ आय वाला चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वालों ने अभी तक बैंकरप्सी दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं तार साहब, ये तो आपकी बात हमेशा ठीक होती है, आप सही कहते हैं। लेकिन मोदी साहब के पास जो है, जो 10 साल की तरक्की उन्होंने की है या जो ग्रोथ हुई है, मैं समझता हूँ वो उनका बड़ा सर्टिफिकेट है। चीमा साहब, बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है मोदी साहब की अकम्पलिशमेंट्स की। यहाँ पे हमारी अकम्पलिशमेंट्स थी काले बकरे, जिन, उस्मान बुजदार। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी बहुत बड़ा फैन हूं खान साहब का, मुर्शद पाक का। 55 जलसे किए उन्होंने, वो खतरनाक कार्ड इस्तेमाल किए, एंटी अमेरिका जज्बात, एंटी आर्मी जज्बात, और उसके ऊपर तड़का जो उन्होंने बेचा इस्लाम को। उन्होंने कहा कि उम्रा ना करने जाओ, पीटीआई के लिए काम करो, ये सियासत नहीं जिहाद है। और जो वो तड़का जो उन्होंने बेचा है, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। लेकिन फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि हमारे डब्बों के अंदर फरिश्ते वोट डाल गए। आपके ऊपर तरस ही आता है, दुआए खैरियत, क्योंकि आप अटामिक पावर है, अटामिक पावर है। और जो बंदा आपका इस वक्त उमर अयूब साहब है, जो कि खुद एक डिक्टेटर के, मिलिट्री डिक्टेटर के पोते हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, एंड ही हैज ओपिनियन टुडे कि वोटों के डब्बों के अंदर जिन वोट डाल गए। मुझे तरस भी आता है, खौफ भी आता है आपसे कि पता नहीं आपकी डायरेक्शन क्या है, कि जॉर्ज वाशिंगटन की तालीम के बाद भी आप जो है जिनों पे बिलीव कर रहे हैं, फरिश्तों। चल करें फिर आप चीमा साहब, पहले भी आपने एक दुनिया की एटॉमिक पावर जो है काले बकरे और जिनों पे चलाई है। पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन भी नहीं आया। प्रेसिडेंट तो दूर की बात, व्हाइट हाउस तो दूर की बात, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो अमेरिकी जो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, टॉप डिप्लोमेट, उन्होंने मुबारकबाद दी है। वेयर आर वी स्टैंडिंग? देखिए, इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू मेरे समझ में वो नजर आता है आपके योर फाइनेंशियल क्राइसिस।
जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं इतने बुरे तरीके से, वो समझते हैं हमने आईएमएफ को जो कह दिया कि आपके साथ डील करे, एंड दे डोंट कंसिडर इट्स नेसेसरी कि आपके साथ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है उनको रेगुलेट किया जाए, वो दे डोंट फील द नीड ऑफ इट। इसमें मैं समझता हूँ कि ज्यादती है, लेकिन ये कि इस वक्त आप अपने रीजन में अगर देखा जाए तो, अगर चीमा साहब, हालांकि मेरे लिए यू आर आइसोलेटेड, आप इस वक्त जितने नेबर हैं आपके साथ, अफगानिस्तान है तो आप हालते जंग में हैं, ईरान आपके साथ, वो भी आपके साथ, अभी 2 हफ्ते पहले आप एक दूसरे के गुथम गुत्था थे। भारत के साथ आप टू नेशन थ्योरी से ही आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। अब तीसरा कल जो अटैक आपके ऊपर हुआ है ग्वादर पे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ गुड टर्म विद चाइना एट द सेम टाइम। तो 4 नेबर हैं, चारों के चारों आपके आइसोलेट, आप उनके साथ यू आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद देम। तो जब आपके हालात लोकली और फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मुसलसल कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो फिर आपको वो क्यों करेंगे कामयाब? आपसे क्यों वो दे विल कंसिडर यू इम्पोर्टेंट? ये सबसे बड़ी इसकी वजह यही है, और उसका अभी तक कोई हल सामने नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आज भी डान पे जो सबसे पहली खबर है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने आईएमएफ के हवाले से बात की है, लेकिन आप इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे? क्या वजह है? आप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों नहीं करते? आप स्मगलिंग को रोक कर ट्रेड की बात क्यों नहीं करते? मैंने बड़ा ही रिसर्च की है कि आपके पिछले साल 2023 के अंदर 900 अटैक हुए हैं 2 सूबों के ऊपर दहशतगर्दी के, दोनों के दोनों अफगानिस्तान से आए, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और केपीके का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। और मैंने जब उस पर रिसर्च की है तो मैं ये कंक्लूड करता हूं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी स्मगलिंग है। उस स्मगलिंग में टेररिस्टों का आना जाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके स्मगलिंग रोकने वाले अदारे मुंह दूसरी तरफ पर कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो दर हकीकत हमारे आर्मी चीफ साहब ने आते ही एक दफा फैसला किया था कि हम स्मगलिंग को रोकेंगे, लेकिन उससे आगे बात चल नहीं सकी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो मैंने इस पर रिसर्च की, आप स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करें, दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन आप उसमें आपकी स्टेट उस साइड पर इंटरेस्ट नहीं ले रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं भारत की, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मैंने उसके कई एविडेंसेस दिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सलमान खान अगर हो किसी जगह पे, या शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, और बड़े बड़े नाम हो, तो लोगों की नज़रें मोदी जी पर ज़्यादा होती हैं इन सुपरस्टार की निस्बत। तो ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स में भी बहुत पॉपुलर हैं और जनता में एक सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। जबकि बाइडन की कोशिश होगी कि अगर उनके साथ कोई सुपरस्टार है हॉलीवुड का, तो बाइडन उससे फ़ायदा ले। लेकिन इधर मामला ये है कि शाहरुख खान की कोशिश होती है कि भाई मैं सेल्फी ले लूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। उल्टा मामला है,